ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों ये मेरी प्रोफाइल है, आप देख सकते हो। और अगर आप गेट ईएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेके तैयारी करना चाहते हो तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसके लिए क्या करना है, RK11 कोड यूज करिए, आपको पेज में 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ ही साथ मेरी मेंटरशिप में आप तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। उसके अलावा अगर आप एसएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेके जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, लाइक यूपीपीसीएल जेईई, राजस्थान जेईई, डीएमआरसी जेईई, एसएससी जेईई, तो भी आप सब्सक्रिप्शन लेके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, एसएससी कैटेगरी में जाना है और गोल में एसएससी सेलेक्ट करना है, वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन लोगे और डिस्काउंट के लिए 10% आपको RK11 कोड का यूज करना है और आपको डिस्काउंट मिलेगा और आप मेरी मेंटरशिप में तैयारी को आगे बढ़ाओगे। जब आप एसएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लोगे तो जितने भी एजुकेटर हैं एसएससी कैटेगरी में, चाहे वो टेक्निकल के हों या नॉन टेक्निकल के, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीएस, जीके, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट भी आप देख पाओगे वहाँ पे। और सब्सक्रिप्शन लेने के दौरान आपको RK11 कोड का यूज करना है और आप मेरे साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट कर पाओगे। और अगर मैं बात करूं कि सब्सक्रिप्शन लेने के फ़ायदे क्या हैं एसएससी कैटेगरी में, तो आप देख सकते हो कि आपको क्विज़ वगैरह होती रहती है, मॉक टेस्ट वगैरह मिलेगा आपको, और टीचर जब लाइव टेस्ट लेता है तो उसमें आपकी रैंकिंग वगैरह बनती है जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हो। और साथ ही साथ रैंक इंप्रूवमेंट बैचेज वगैरह टाइम टू टाइम स्टार्ट होते रहते हैं। 1 साल की फीस डिस्काउंट के बाद आपकी 5400 रुपये पड़ती है RK11 कोड यूज करने के बाद। और 2 साल की अगर फीस की मैं बात करूँ, दैट इज 6480 रुपये। दिस इज द फीस आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है, आफ्टर यूजिंग कोड RK11। सो यूज कोड RK11 एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन अंडर माई गाइडेंस, अंडर माई पर्सनल मेंटरशिप। और ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी स्पेशल क्लासेस देख सकते हो और आप मुझे कोई मैसेज भी कर सकते हो। अगर आपको बैच से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई इशू है तो आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, मेरी प्रोफाइल का लिंक। और साथ ही साथ आप एसएससी कैटेगरी में जाके वहाँ सर्च करोगे राजकुमार सिंह 730 तो भी मेरे प्रोफाइल का लिंक वहाँ पे आपको मिलेगा। उसके अलावा मैं बात करूँ, अनअकैडमी का एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करिए। एक गेट एस्पिरेंट का ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन करिए, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। अनअकैडमी के कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के लिए, गेट ईएससी के लिए, एसएससी जेईई के लिए, जीएस के लिए, उन सब का लिंक नीचे दिया हुआ है, उन सबको आप ज्वाइन करिए। और मैं बता दूं कि एसएससी कैटेगरी की फीस आपकी बढ़ने वाली है, तो फीस बढ़ने से पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और यूपीपीसीएल में जेईई की वैकेंसी भी आ गई है, तो उसकी तैयारी आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो और एई की वैकेंसी भी आने वाली है। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर ए एग्जाम आल्सो। अगेन ए वेरी वेरी गुड इवनिंग, ए वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज 13 नवंबर है और कल 14 है। आपको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। कल दीपावली है, तो दीपावली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सभी लोगों की, कि दीपावली में आप मिठाइयाँ तो खाओगे, पटाखे तो थोड़े बहुत जलाना चाहो तो जला सकते हो, लेकिन साथ साथ थोड़ा पढ़ाई भी आप करते रहिए। दीपावली के दिन में 2-3 घंटा अगर आप 4 घंटा निकाल के पढ़ पाओगे, दैट विल बी बोनस फॉर यू, राइट। आपके लिए बोनस से ही आपकी पढ़ाई ही रहेगी, ठीक है। ये आप क्लास रिकॉर्डेड या प्रीमियर फॉर्म में देख रहे हो, ठीक है, इसलिए आपके कमेंट में नहीं ले पाऊंगा, मगर आपको जो पढ़ाया जाएगा आपको समझ में आएगा। आज हम सिंगल फेज मशीन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। यूपीपीएससी एई का जो एग्जाम 13 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए क्वेश्चन सीरीज चल रही थी मशीन की। एक एक दिन में हमने क्वेश्चन किए हैं, कुछ ट्रांसफार्मर के, फिर एक दिन में इंडक्शन, फिर सिंक्रोनस, फिर डीसी के। आज हम चर्चा करेंगे सिंगल फेज मशीन या सिंगल फेज मोटर के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज की कहानी। बाकी मैं बता दूं कि फीस थोड़ा सा बढ़ने वाली है एसएससी कैटेगरी में, तो अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो ले लो। बाकी मेरे प्रोफाइल पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो आप, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग प्रिपरेशन, बैचेज, एनीथिंग, ठीक है। सिंगल फेज मशीन से क्वेश्चन कई बार आ जाता है और आप कई बार जवाब सही नहीं दे पाते हो क्योंकि आपको बारीक चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो पहले मैं 2-4 क्वेश्चन आपसे वैसे पूछता हूँ ओरली, उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं लिखूंगा। पहला सवाल ये है, ऐसी कौन सी मोटर है, ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें आवाज बिल्कुल नहीं होती है? विच मोटर इज नॉइजलेस मोटर? ऐसी कौन सी मोटर होती है जो नॉइजलेस ऑपरेशन वाली मोटर होती है? तो आपका जवाब क्या होगा एवरीवन? कमेंट में टाइप करो आंसर। नॉइजलेस मोटर की अगर बात की जाए तो नॉइजलेस मोटर में आती है हिस्टेरिसिस मोटर। हिस्टेरिसिस मोटर इज ए नॉइजलेस मोटर।
अगला सवाल फिर आता है, ऐसी कौन सी मोटर है जो सबसे सस्ती फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर है? सबसे सस्ती, ठीक है, सबसे सस्ती फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर कौन सी है? लीस्ट एक्सपेंसिव फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर इज, तो आपका आंसर होगा लीस्ट एक्सपेंसिव फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर इज सडेड पोल मोटर। सडेड पोल मोटर that is the type of single phase induction motor that is the least expensive fractional horsepower motor। फिर उसके बाद सवाल आता है कि ऐसी कौन सी मोटर है जो सबसे धीरे घूमती है? फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर की अगर मैं बात करूं, विच मोटर रन्स एट लोवेस्ट स्पीड, और इतनी लो स्पीड हो सकती है कि दैट कैन मेक 1 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 1 चक्कर मारेगी, यानी आप 60 सेकंड तक काउंट करोगे तो 1 चक्कर उतने में मारेगी ये, ठीक है। 1 रिवोल्यूशन इन 60 सेकंड, पर मिनट 1 रिवोल्यूशन, यानी बहुत स्लो रन कर सकती है। तो इसका भी आंसर होगा सडेड पोल मोटर। सडेड पोल मोटर सबसे सस्ती होती है, बहुत धीरे धीरे घूमती है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे, इतनी धीरे धीरे कि 1 मिनट में 1 रिवोल्यूशन बना सकती है। अदरवाइज मोटर तो 1200 आरपीएम 1300 आरपीएम बनाती है, 1200-1500 चक्कर लगाती है 1 मिनट में, ये 1 मिनट में 1 चक्कर लगाएगी, इतनी स्लो है ये। अगला क्वेश्चन फिर आता है, ऐसी कौन सी मोटर है सिंगल फेज मोटर जिसके घूमने की दिशा को हम नहीं बदल सकते? द डायरेक्शन कांट बी रिवर्स्ड। In which single phase motor the direction of rotation can't be reversed? And your answer will be what? Sudden pole motor। सडेड पोल मोटर में हम मोटर के घूमने की दिशा को नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि आपको पता है ना, सडेड पोल मोटर में जो मोटर के घूमने की डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम अनसडेड पोर्शन टू सडेड पोर्शन, अनसडेड टू सडेड, अनसडेड टू सडेड, अनसडेड टू सडेड। अब अनसडेड टू सडेड पोर्शन की तरफ घूमेगी मोटर, क्योंकि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आती है वो अनसडेड टू सडेड ही घूमती है। अब अनसडेड टू सडेड घूमती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए रोटर उसी दिशा में घूमती है। अगर आप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को उल्टा करना चाहोगे तो सडेड पोर्शन और अनसडेड पोर्शन को इंटरचेंज करना पड़ेगा, और वो करना पॉसिबल नहीं हो। तो डिजाइनिंग के वक्त जैसा था वो कर दिया गया, जैसा भी करना था उसको हमने डिजाइनिंग के वक्त फिक्स कर दिया। अब हम उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते उसमें चेंज नहीं कर सकते। सो सडेड पोल मोटर एक ऐसी मोटर है, अगर वो मार्केट में आ चुकी है, खरीद के आप ले आए हो और आप उसकी दिशा को रिवर्स करना चाहो तो वो रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। याद आई कहानी? फिर सवाल आता है क्या कि जो सडेड पोल मोटर होती है उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा करता है? सडेड पोल मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा करता है? तो सडेड पोल मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने का काम सेडेड कॉइल या सेडेड रिंग या सेडिंग कॉइल करती है। व्हाट इज सेडिंग कॉइल? इट इज ए कॉइल ऑफ कॉपर। एक तरीके से कॉपर की एक कॉइल होती है, कॉपर की एक स्ट्रिप होती है जिसको आप सेडेड कॉइल बोल सकते हो। सेडेड कॉइल या सेडेड रिंग का काम होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मोटर है जो डीसी और एसी दोनों पर रन करती है? तो इसका जवाब आपको पता है, दैट इज यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर डीसी और एसी दोनों पे रन करती है। यूनिवर्सल मोटर को हम एसी सीरीज मोटर भी बोलते हैं। अगर यूनिवर्सल मोटर को डीसी सप्लाई दी जाए और यूनिवर्सल मोटर को एसी सप्लाई दी जाए तो किस सप्लाई पे इसकी स्पीड ज्यादा होगी? बताओ। यूनिवर्सल मोटर को डीसी सप्लाई दी गई और फिर यूनिवर्सल मोटर को एसी सप्लाई दी गई, किस सप्लाई पे इसकी स्पीड ज्यादा होगी? डीसी सप्लाई दोगे ना तो स्पीड ज्यादा होगी यूनिवर्सल मोटर की एज कंपेयर टू एसी सप्लाई। यानी रन तो डीसी एसी दोनों पर करता है, डीसी पे स्पीड ज्यादा होती है, डीसी पे टॉर्क भी ज्यादा पैदा होगा एज कंपेयर टू एसी, डीसी पे लॉसेस भी कम होंगे, डीसी में एफिशिएंसी ज्यादा होगी। डीसी में क्या होगा? स्पीड ज्यादा, टॉर्क ज्यादा, एफिशिएंसी ज्यादा, लॉसेस कम, स्पार्किंग कम। एसी में स्पीड कम, एफिशिएंसी कम, लॉसेस ज्यादा, स्पार्किंग ज्यादा। बात आ रही समझ में? तो एक क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल मोटर रन तो करती है डीसी और एसी दोनों पे, लेकिन क्या अगर हम डीसी और एसी दें तो क्या दोनों पे स्पीड बराबर होगी या दोनों पे एफिशिएंसी बराबर होगी, दोनों पे टॉर्क बराबर होगा? तो सवाल आएगा, सब आंसर आएगा इसका नहीं। डीसी पे स्पीड भी ज्यादा, टॉर्क भी ज्यादा, पावर भी ज्यादा, एफिशिएंसी भी ज्यादा, लॉसेस कम। ठीक है। अब एक्चुअली जो यूनिवर्सल मोटर थी वो डीसी सीरीज मोटर से बनाई गई है। डीसी सीरीज मोटर में कुछ मॉडिफिकेशन हमने ऐसा किया कि एसी सप्लाई भी दें और एसी सप्लाई देने पर जो लॉसेज हो एसी की वजह से मिनिमम हो,
फिर हमने उसी डीसी सीरीज मोटर को नाम दे दिया एसी सीरीज मोटर या यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर की खास बात अगर बताएं तो क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी मोटर विच कैन रन एट वेरी हाई स्पीड, यानी 5000, 10000, 15000, 20000 आरपीएम तक रन कर सकती है। 2000, 3000, 4000, 5000 आरपीएम तक, 10000, 15, 20000 आरपीएम तक रन कर सकती है। तो बहुत ज्यादा स्पीड से रन कर सकने वाली मोटर है तो कौन सी? यूनिवर्सल मोटर। इट कैन रन एट वेरी हाई स्पीड, लेकिन बहुत ज्यादा आवाज ही मचाती है। आप घर में मिक्सर ग्राइंडर में मिक्सी में यूज करते हो यूनिवर्सल मोटर को, आवाज करती है कि नहीं करती है? बहुत ज्यादा आवाज करती है। कभी मम्मी कुछ बनाती हैं मिक्सी में, चटनी या कुछ भी बनाती हैं, तो आप देखते हो बहुत आवाज करती है, बहुत आवाज करती है यूनिवर्सल मोटर। बाकी इलेक्ट्रिक सेवर में हम यूज कर सकते हैं, सीविंग मशीन, सिलाई मशीन में हम यूज कर सकते हैं। यूनिवर्सल मोटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं। नाम यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि डीसी एसी दोनों पे काम करती है ये। उसके अलावा अगला सवाल आता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है या नहीं? तो आपका आंसर होगा नहीं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम इसके में क्या करते हैं? एक वाइंडिंग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग का हम यूज करते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं या कई बार कैपेसिटर वगैरह का भी हम यूज कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर स्टार्ट में कैपेसिटर का क्या काम है। सवाल ये आया कि अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में फॉरवर्ड स्लिप एस है तो बैकवर्ड स्लिप क्या होगी? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में अगर फॉरवर्ड स्लिप एस है तो बैकवर्ड स्लिप क्या होगी? अगर फॉरवर्ड स्लिप एस है तो बैकवर्ड स्लिप होगी 2 - s। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो आपकी जो स्लिप होती है, दो प्रकार की स्लिप होती है, एक फॉरवर्ड फील्ड के करस्पॉन्डिंग, एक बैकवर्ड फील्ड के करस्पॉन्डिंग, और दोनों का सम जो होता है वो 2 होता है। स्लिप करस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड फील्ड, स्लिप करस्पॉन्डिंग टू बैकवर्ड फील्ड, द सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू 2। SF means slip corresponding to forward field plus SB slip corresponding to backward field and the sum is 2। उसके अलावा सवाल आता है कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें अगर हम रेजिस्टेंस टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें, रेजिस्टेंस टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो इसमें एक मेन वाइंडिंग होती है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। एक मेन वाइंडिंग होती है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। आपको ये बताना है कि मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में किस वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या ज्यादा होती है? मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में किस वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या ज्यादा होती है? बोलो। रेजिस्टेंस स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, उसमें एक मेन वाइंडिंग है, उसमें एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। किस वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या ज्यादा होती है? तो आपको याद होगा आपको क्या? मेन वाइंडिंग जो होती है दैट इज हाईली इंडक्टिव एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज हाईली रेजिस्टिव। तो अगर मेन वाइंडिंग हाईली इंडक्टिव है तो इंडक्टेंस डिपेंड करता है n² पे। तो अगर इंडक्टेंस ज्यादा इसका मतलब टर्न्स की संख्या ज्यादा होगी। तो मेन वाइंडिंग जो है उसमें टर्न्स ज्यादा होते हैं इसलिए हाईली इंडक्टिव होती है, और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसमें टर्न्स की संख्या कम होती है इसलिए इंडक्टेंस कम होता है। रेजिस्टिव कौन सी वाइंडिंग ज्यादा होती है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है वो ज्यादा रेजिस्टिव होती है। ज्यादा रेजिस्टिव का मतलब R इज ρl अपान A। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा इसका मतलब एरिया कम होता है, यानी पतले पतले टर्न का हम इस्तेमाल करते हैं किसमें? ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। पतले टर्न यानी रेजिस्टेंस ज्यादा। और जो मेन वाइंडिंग होती है उसमें रेजिस्टेंस कम होता है यानी एरिया वाइंडिंग के टर्न्स का ज्यादा होता है यानी वाइंडिंग थिक होती है। बात आ रही समझ में? बात समझ में आ रही या नहीं? फिर सवाल ये आता है कि जो हिस्टेरिसिस मोटर है उसमें रनिंग टॉर्क के लिए जिम्मेदार कौन कौन है? हिस्टेरिसिस मोटर में रनिंग टॉर्क के लिए जिम्मेदार कौन कौन है? तो हिस्टेरिसिस मोटर में रनिंग टॉर्क के लिए जिम्मेदार कौन है? इन हिस्टेरिसिस मोटर रनिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय हिस्टेरिसिस लॉस ओनली। रनिंग टॉर्क केवल हिस्टेरिसिस लॉस से मिलता है, जबकि स्टार्टिंग टॉर्क किससे मिलता है? स्टार्टिंग टॉर्क जो मिलता है वो आपका एडी करंट लॉस या एडी करंट टॉर्क और हिस्टेरिसिस टॉर्क दोनों से मिलता है। हिस्टेरिसिस मोटर में स्टार्ट जब होती है मोटर
तो स्टार्ट करने के लिए जो टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है दैट इज एडी करंट लॉस एज वेल एज हिस्टैरिसीस लॉस, या एडी करंट टॉर्क और हिस्टैरिसीस टॉर्क। बट रनिंग कंडीशन में सिंक्रोनस स्पीड से रन करते रहने के लिए ओनली हिस्टैरिसीस लॉस या हिस्टैरिसीस टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल। एडी करंट खत्म हो जाती है ना जब रोटर घूमती है सिंक्रोनस स्पीड से, तो ठीक है। हिस्टैरिसीस मोटर में रोटर के ऊपर ना तो कोई टीथ होती है, ना तो कोई वाइंडिंग होती है, ना तो कोई ब्रश होता है, नथिंग। वी डोंट नीड ऑल दीज थिंग्स, नाइदर स्लिपरिंग इज यूज्ड। सवाल आता है रिलक्टेंस मोटर जो होती है वो किस मोटर की टाइप है? रिलक्टेंस मोटर, सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर, तो ये सिंक्रोनस मोटर का टाइप है, इंडक्शन मोटर का टाइप है। तो अगर हम बात करें सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर, तो सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर इज द टाइप ऑफ सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर इज द टाइप ऑफ सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। बात आ रही समझ में? सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के दो टाइप होते हैं, एक रिलक्टेंस मोटर और एक हिस्टैरिसीस मोटर, दोनों सिंक्रोनस स्पीड पे घूमते हैं। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप की बात करोगे तो रेजिस्टेंस स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट, या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, या परमानेंट कैपेसिटर, बहुत सारी चीजें होती हैं। सवाल ये आता है कि जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, उसमें जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वो किस टाइप का होता है? तो अगर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात की जाए, उसमें स्टार्टिंग में दो कैपेसिटर होते हैं और रनिंग कंडीशन में केवल एक कैपेसिटर होता है। तो जो कैपेसिटर केवल कुछ समय के लिए होता है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक टाइप कैपेसिटर। ऐसा कैपेसिटर जो कम समय के लिए सर्किट में होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक टाइप होता है, और ऐसा कैपेसिटर जो लंबे समय तक सर्किट में होता है दैट इज पेपर टाइप कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में जो कैपेसिटर रन में जो कैपेसिटर स्टार्टिंग में केवल प्रेजेंट होता है कुछ वक्त तक, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक टाइप। और ऐसा कैपेसिटर जो शुरुआत में ही प्रेजेंट होता है और बाद में प्रेजेंट होता है, लंबे समय तक होता है, दैट इज पेपर टाइप कैपेसिटर। बात आ रही समझ में? फिर सवाल आता है कि रिपल्सन मोटर जो होती है उसके घूमने की दिशा को कैसे बदला जा सकता है? रिपल्सन मोटर जो होती है उसके घूमने की दिशा को कैसे बदला जा सकता है? बोलो आप लोग। रिपल्सन मोटर रिपल्सन पे काम करती है, स्टेटर के पोल और रोटर के पोल के बीच में रिपल्सन लगता है तो रिपल्सन मोटर घूमती है। मेरा सवाल ये है हाउ यू कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रिपल्सन मोटर? आंसर बताइए इसका सभी लोग, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मेरा दीदार कर रहे हैं, जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैं चाहूं रिपल्सन मोटर की घूमने की दिशा को बदलना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इफ यू वांट टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रिपल्सन मोटर यू हैव टू शिफ्ट द पोजीशन ऑफ ब्रश की पोजीशन को शिफ्ट करना पड़ेगा। ब्रश की पोजीशन को शिफ्ट करके या ब्रश की पोजीशन को चेंज करके आप मोटर की घूमने की दिशा को बदल सकते हो। आपको वर्किंग मैंने पढ़ाई हुई है रिपल्सन मोटर की, वहां पे मैंने बताया आपको कि कैसे ब्रश की पोजीशन मान लीजिए ऐसे थी, इसको करके ऐसे कर दो। ब्रश की पोजीशन को चेंज करके या ब्रश की पोजीशन को शिफ्ट करके कैसे मोटर के घूमने की दिशा को बदला जा सकता है। बात आ रही समझ में? उसके अलावा सवाल ये आता है ऐसी कौन सी मोटर है जो कंटिन्यूसली नहीं बल्कि स्टेप में घूमती है, डिस्क्रीट स्टेप में, ऐसे टुक 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 टुक। व्हाट इज द आंसर? स्टेप में घूमने वाली, जिसको आप रोबोट वगैरह में ज्यादातर यूज कर सकते हो। क्या आंसर होगा इसका? स्टेपर मोटर। ऐसी मोटर जो डिस्क्रीट स्टेप में घूमती है, स्टेप में, उसको बोलते हैं स्टेपर मोटर। ठीक है। अब स्टेपर मोटर भी कई टाइप की होती है, परमानेंट कैपेसिटर या वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। बट स्टेपर मोटर स्टेप में घूमती है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, लगातार नहीं घूमती है, जिसका इस्तेमाल हम अपने रोबोट वगैरह में बनाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा मोटर का होता है कि स्टेप में घूमती है। बाकी उसमें स्टेप एंगल वगैरह का क्या फार्मूला है, कैसे न्यूमेरिकल वगैरह आता है, वो चीज़ें आपको बताई गई होंगी।
और बोलो। तो स्टेपर मोटर की कहानी हो गई, रिपल्सन मोटर की हो गई। अगर हम मिसाइल लॉन्चिंग की बात करें, राडार्स की बात करें, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की बात करें, वहां पे हम कौन सी मोटर यूज करेंगे? सर्वो मोटर। सर्वो मोटर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में, या मिसाइल लॉन्चिंग जैसे है। मान लीजिए टारगेट हमने हिट सेट किया कि यहाँ पे मिसाइल को जाना है, अब मिसाइल जा रही है तो फीडबैक का मतलब जिस रास्ते पे जाना था उसी पे जा रही है, किसी और पे जा रही है, वो सब कंपेरिजन करती रहती है। ऐसा नहीं कहाँ से चली, यहाँ से निकली और पता नहीं कहाँ जा रही, कोई ट्रैकिंग ही नहीं कर पा रहे हैं हम। तो ट्रैकिंग एंड गाइडेंस सिस्टम में, मिसाइल में, राडार में, इन सब में हम नॉर्मली स्टेपर मोटर यूज करते हैं, और एग्जाम में आता है आपके फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में हम स्टेपर मोटर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन आता है कि बैटरी चार्जिंग में कौन सा जनरेटर यूज करते हैं? बैटरी चार्जिंग में बोलो, विच जनरेटर इज यूज्ड इन बैटरी चार्जिंग? तो आपका आंसर होगा डीसी संट जनरेटर। डीसी संट जनरेटर इज यूज्ड इन बैटरी चार्जिंग। फिर सवाल आता है कि लेथ मशीन में कौन सी मोटर यूज करते हैं? लेथ मशीन, लेथ मशीन में हम डीसी संट मोटर यूज करते हैं, कांस्टेंट स्पीड मोटर। सवाल आता है ट्रैक्शन में या क्रेन में या ट्रेन वगैरह में हम कौन सी मोटर यूज कर सकते हैं? तो इन सबों में हम डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? डीसी सीरीज मोटर का। क्वेश्चन आता है जैसे कोई मोटर है, उसकी नेम प्लेट पे कोई पावर लिखी है, तो कौन सी पावर है? मान लीजिए जैसे कोई इंडक्शन मोटर है, बाहर लिखा हुआ 10 हॉर्स पावर या 1 हॉर्स पावर या 2 हॉर्स पावर, तो ये पावर कौन सी पावर है? तो अगर किसी मोटर की नेम प्लेट पे कोई पावर लिखी है तो दिस इज फाइनल पावर, फाइनल आउटपुट पावर या शाफ्ट पावर, सो वो पावर है जो फाइनली अब लोड को घुमाने में खर्च होगी। ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल हम नॉर्मली इंडस्ट्री वगैरह में करते हैं। 3 फेज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इंडस्ट्री वगैरह में करते हैं। बोलो। एक तरीके से आपको सिंगल फेज मोटर के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स थे उसको आपको बता दिया। बाकी वीडियो प्रीमियर हो रही है इसलिए आपके कमेंट मैं नहीं ले पा रहा हूँ, अगर कोई कमेंट कर रहा होगा तो। बाकी जब लाइव क्लास होगी तो आपसे मैं मुलाकात करूँगा या मुखातिब होऊंगा, तो आपके कमेंट लेके जरूर रिस्पॉन्ड करूँगा मैं। ये भी वीडियो आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, ठीक है, ताकि दिवाली की छुट्टियों में आपका लॉस ना हो, क्लास से डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वीडियो पहले रिकॉर्ड की गई है। ठीक है। 13 तारीख को ये प्रीमियर होगी, तो 13 को प्रीमियर होगी तो आपको हैप्पी दीपावली, क्योंकि 14 को दीपावली है। तो जो दीपावली का फेस्टिवल आ रहा है इसमें आराम से छुट्टी है, अगर आपकी तो पढ़ाई भी करते रहिए साथ साथ। बाकी आप लोग यूपीपीसीएल ए की वैकेंसी आने वाली है, उसकी तैयारी में लगे रहिए। राजस्थान में एनर्जी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी तो उसकी तैयारी में लगे रहिए। बाकी मार्च में एसएससी जेई का है, उसकी तैयारी में लगे रहिए। बाकी गेट और ईएससी का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में तो आप ऑलरेडी लगे ही हुए हो। तो इन सारे एग्ज़ाम की तैयारी में आप एक साथ लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं किनारा आपको जरूर मिलेगा, कहीं न कहीं किनारा आपको जरूर मिलेगा। एक ही एग्जाम पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि चलो कि गेट का एग्जाम ही बस देना है, नहीं। गेट का एग्जाम देना है, मान लो नहीं हो पाया, अच्छी रैंक नहीं आ पाई, तो फिर क्या करोगे? 1 साल वेट करोगे? या ईएससी के एग्जाम केवल देना है? ऐसा भी नहीं आपको सोचना है। जितने भी एग्जाम हैं जो आप दे सकते हो और ठीक ठाक आपको लगते हैं, उस एग्जाम को अपियर जरूर होइए अच्छे से तैयारी करके। बाकी यूपीपीसीएल जेई में नोटिफिकेशन आया है अभी 2 दिन पहले, तो आप यूपीपीसीएल जेई में जा सकते हो, लेकिन उसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। सिर्फ बीटेक है तो आप नहीं जा सकते, डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिल करके जा सकते हो। एग्जाम इसका फरवरी के फर्स्ट वीक में प्रस्तावित है यूपीपीसीएल जेई का। ए का भी एग्जाम होगा यूपीपीसीएल में, उसके में आप बीटेक किया है आपने तो आप जा सकते हो, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करो, महीना 2 महीना 3 महीने का, उसकी भी वैकेंसी जरूर आएगी। बात आ रही समझ में? बाकी मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे दिया हुआ है, जाओगे थोड़ा देखोगे वीडियो के नीचे तो मिलेगा, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो आप।
या एसएससी कैटेगरी में जाके सर्च करोगे राजकुमार सिंह 730, तो वहाँ पे मैं मिलूंगा। सब्सक्रिप्शन के लिए यूज कोड RK11 एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद मी अंडर माय गाइडेंस, राइट। तो सिंगल फेज मोटर की कुछ कहानी आपको बताई, ज़्यादा चीज़ें मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। अब आपको क्या समझ में आएगा क्या नहीं आएगा, मज़ा आएगा नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखी, छोटी क्लास ही रखी है। उम्मीद करता हूँ जो आपको पढ़ाया गया होगा समझ में आया होगा। तो आज की कहानी यहीं रखें, ख़त्म कर दें, यहीं तक रखें आज की कहानी। तो आज की कहानी का यहीं पे अंत करते हैं, फिर मुलाकात होगी कभी और किसी दिन किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिल थाम के मेरा इंतजार करिए और हैप्पी दीपावली टू एवरीवन। बाय बाय।